लग गया। युद्ध का प्रभाव। हाँ, क्या बोल रहे? होटल्स बंद हो रहे? नहीं, कल तो मोदी जी ने मीटिंग तो लिया है कि युद्ध का प्रभाव आम जनता पे नहीं पड़ने देना है। कल कैबिनेट मीटिंग थी तो उसमें यही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है सभी मंत्रालय को कि युद्ध का प्रभाव आम जनता पे पड़ने। ईरान से गैस की सप्लाई सबसे ज़्यादा हमें होती थी वैसे, तो इम्पैक्ट दिखेगा। और ये हमारे लिए क्या करोगे? अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उसके धरती पे तो हो नहीं रहे। तो उसको कोई नुकसान नहीं है, तो अब क्या करोगे? वही होता है, दूसरों के घर में जला करके लोग मज़ा लेते हैं। तो ट्रम्प का वही हाल है, अमेरिका का वही हाल हमेशा रहा है कि युद्ध उसने अभी तक जितने भी युद्ध लड़े हैं अपनी धरती पर नहीं लड़ा है, सब बाहर लड़ा है, बर्बाद करके छोड़ा है। पहले तो इराक हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, वियतनाम युद्ध में तो उसको हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है, लेकिन तब कमज़ोर देश था, लेकिन अब मजबूत देश है। इन सबको भी समझना है, सोचना है। चलिए, कल हम लोग कहाँ पे थे? कोई समस्या है कल की? 100% नहीं है। गणेश बाबू कहाँ गायब हो गए थे? कहीं नहीं हुए थे? कॉलेज चल रहा है? जीजीयू क्या चल रहा है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर हमने स्टार्ट किया था। तो ट्रोपोस्फियर में क्या क्या बताया था? पहला पॉइंट जल्दी बताओ। बिना, ठीक है, एल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है, इतना ही याद है, बहुत है। एल्टीट्यूड के बारे में बताया था, ऊंचाई के बारे में बताया था कि उसकी ऊंचाई एवरेज कितनी होती है और कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? हाँ, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है आपका जो है कम होता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मीटर पर, है कि नहीं? क्यों होता है उसका कारण भी बताया था। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? हाँ, सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है आपकी जो है, इसी मंडल में होती है। वेदर फिनोमिना, ऑल द वेदर फिनोमिना अकर्स इन दिस पर्टिकुलर स्फीयर, राइट। क्यों होती है उसका कारण बताया था मैंने, वाटर वेपर। क्यों होती उसका कारण क्या बताया था मैंने? जलवाष्प। जलवाष्प का क्या रोल होता है? इसी जलवाष्प के संघनन से, यानी इसी जलवाष्प के संघनन से, कंडेंसेशन से क्या बनते हैं आपके जो है, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स फॉर्म होते हैं आपके जो है, क्लाउड्स बनते, बादल बनते, और बादल बनते हैं तो फिर यही वर्षा वगैरह करते है कि नहीं, राइट। संघनन क्या होता है? संघनन के बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज करते हैं ज्योग्राफी टर्मिनोलॉजी में हम लोग। रेनफॉल उसका एक पार्ट है। संघनन कैसे होता है? हाँ, जलवाष्प का जल में परिवर्तन को ही तो संघनन कहते हैं, है ना। संघनन इज द प्रोसेस, संघनन क्या है आपका जो है, इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है आपका जो है, वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। संघनन वह प्रक्रिया है, हिंदी में लिख लीजिए, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प का परिवर्तन किस में होता है। लिख लो, लिखो भाई, लिखा हुआ चीज़ याद रहेगा। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें
जलवाष्प का परिवर्तन किस में होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में होता है, जल कणों में होता है, राइट। कैसे होता है? तो इसको होने के लिए हाँ, टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी है। तापमान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा और भी प्रोसेस हो सकती है, हम या तो बाहर से जलवाष्प ला के डाल दें। दूसरा प्रोसेस हो सकती है आपकी जो है, आपका जो है पुट वाटर वेपर फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से क्या कर दे हम लोग, या तो तापमान कम कर दे या बाहर से जलवाष्प डाल दे। बाहर से जलवाष्प ला करके जलवाष्प मिला दे इसमें। और जैसे मान, अब समझिए इसको, जैसे कमरा है आपका, अभी यहाँ पे संघनन नहीं हो रहा है ना, इस कमरे में कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इस कमरे के टेम्परेचर को हम कम करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर आएगा। मान लेते हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लिया इस कमरे की बात करें हम लोग, कि यदि मान लेते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर कितना हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ले आए, और तब यहाँ के वाटर वेपर्स क्या होंगे, आपके पास आना स्टार्ट हो गए और किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में। हरी बात समझ में? इस कमरे का टेम्परेचर कम होते जाएगा तो एक समय के पश्चात वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, कंडेंस होते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और इस तरीके से कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जैसे अभी इस बोतल के चारों ओर पानी नहीं जमा है, लेकिन इसी बोतल में यदि मैं ठंडा पानी डाल दूं तो इस बोतल के चारों ओर पानी आ जाएगा। वो कहाँ से आया? ये एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर है, इस सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना। मान ले 3 डिग्री 4 डिग्री का पानी डाल देते हैं, 3-4 डिग्री में वो सरफेस का पानी इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एटमॉस्फेयर का वाटर सरफेस में कंडेंस होकर के जमा हो जाता है, तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाती है। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान में रखना है। तो पहला हो गया आपका टेम्परेचर कम कर दो। दूसरा होता है कि हम इस कमरे में बाहर से, है ना, कहीं से भाप बना करके कहीं छेद कर देते हैं और बाहर से वाटर वेपर ला के डाल देते हैं। भाप आ रही है, भाप आकर, भाप मतलब समझते हैं ना, आपका वाष्प वेपर बाहर से कहीं से ला करके कमरे में डालते जा रहे, तो एक समय के बाद इतनी वाटर वेपर हो जाएगी यहाँ पर कि वो अपने आप पास इतनी हो जाएगी और पास आ करके पानी के रूप में गिरने लगेगी। आ रही बात समझ में? तो दो, ये याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कंडेंसेशन निम्न में से किन कारणों से हो सकता है। ये दोनों ही कारण होंगे, तीसरा कोई कारण नहीं होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वो भी है, खाना बनाया हो सभी लोगों ने, कुकर में नहीं, बर्तन में बनाया होगा सब्जी उब्जी, अब तो उसमें थाली ढाकते हैं हम लोग, तो थाली के ऊपर पानी जमा होता है ना, वो भाप बनती है, और भाप, थाली का टेम्परेचर कम होता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। या जैसे ही हम हाथ के ऊपर, भाप के ऊपर हमारा हाथ आता है, कहीं ना कहीं वो पानी के रूप में कन्वर्ट होकर के नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमारे हाथ का टेम्परेचर उस भाप की तुलना में बहुत कम है। आ रही बात समझ में? तो वो कंडेंसेशन तुरंत हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके से कंडेंसेशन क्या होता है, दो तरीके से, एक तो टेम्परेचर कम करेंगे तब होगा, या फिर बाहर से पुट करेंगे वाटर वेपर तब होगा। क्लियर पॉइंट एकदम? ठीक। अब यहाँ पर जिस टेम्परेचर पर कंडेंसेशन होता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कंडेंसेशन होता है, उसको हम लोग ओसांग बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, जिस न्यूनतम तापमान पर संघनन प्रारंभ होता है, जिस न्यूनतम तापमान पर संघनन प्रारंभ होता है उसे ओसांग बिंदु कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, a minimum temperature in which condensation starts, the minimum temperature in which condensation starts, known as dew point, ड्यू समझते, ओस बन जाती है। ओस कैसे बनती है? तो कंडेंसेशन से बनती है। ठंडी के दिनों में सुबह का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है,
तो पत्तियों के ऊपर कोई लोहे की चीज़ रखी है या किसी के ऊपर भी क्या बन जाती है आपकी जो है ओस बन जाती है। तो ओस किस लिए बनती है आपकी? कंडेंसेशन प्रोसेस से बनती है। आया समझ में? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट। ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन आएगा ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो क्या लिखोगे ड्यू पॉइंट क्या होता है? तो कि जिस मिनिमम टेम्परेचर, जैसे मान लें कि इस कमरे में हम 5 डिग्री पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस कमरे के लिए ड्यू पॉइंट क्या हो गया? 5 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? अब यदि ये ड्यू पॉइंट जो है लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यदि संघनन जो है ना, कंडेंसेशन जो है लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और ऐसी स्थिति में पानी की जगह क्या बनेगा? आइस बनेगा। यही होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं हिमांक बिंदु, और उसकी जगह पे क्या बनेगा? आइस बनेगा। आ रही बात समझ में अच्छे से? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यदि ओसांग बिंदु का मान लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ड्यू पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। आ रही बात समझ में? या फिर ये लिख सकते हो कि व्हेन कंडेंसेशन स्टार्ट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। और उसी स्थिति में क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। जैसे आप फ्रिज में देखेंगे तो जो फ्रीजर होता है वहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? 0 से कम रहता है, तो वहाँ पे क्या बनती है? आपकी आइस बनती है। आ गई बात समझ में? तो जो बर्फबारी होती है ठंडी के दिनों में, स्नोफॉल होता है, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना रहता होगा? 0 से कम रहता होगा। तब वो जो पानी गिरता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका जो है स्नो में कन्वर्ट हो जाता है और स्नोफॉल होता है। आया समझ में? तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, ओसांग बिंदु क्या होता है और हिमांक बिंदु क्या होता है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन देखा जा करके? कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़े करो। ठीक है, क्लास के बाद पूछता हूँ, मतलब क्लास लास्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन से कैसे फिर क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो जैसे ही हम देखा हमने ऊपर जाते तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर वेपर क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी, क्लाउड्स बन जाएंगे, और क्लाउड से फिर कन्वर्ट होकर के वाटर के रूप में नीचे गिरने लग जाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। साइक्लोन्स वगैरह भी बनेंगे तो साइक्लोन्स में भी वाटर वेपर का रोल होता है। तो आगे पढ़ेंगे जब साइक्लोन्स कैसे वाटर वेपर साइक्लोन्स को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, उसको आगे देखेंगे कि कंडेंसेशन के कारण से ही साइक्लोन्स भी बनते हैं। साइक्लोन्स को जो एनर्जी मिलती है कहाँ से मिलती है? कंडेंसेशन प्रोसेस से ही मिलती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन, 2 प्रकार के साइक्लोन्स पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से ऑल द वेदर फिनोमिना अकर्स इन ट्रोपोस्फियर। क्लियर? ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कल का वीडियो देख लेना जो कल क्लास नहीं आए थे, तो आगे की पूरी क्लाइमेटोलॉजी फिर उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल आने से पहले जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म होता है और समताप मंडल स्टार्ट होता है, जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, तो जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म होता है, क्षोभ मंडल कहाँ खत्म होता है? जहाँ पे तो हमने देखा था कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है आपका? बढ़ता है। कौन बोला भाई? ठीक है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है ना? टेम्परेचर यहाँ पे गिर रहा है, तो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था। तो एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे जाने के पश्चात टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएगा और उसके बाद धीरे से तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर से कितना भी बढ़ेगा तो 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। कितना भी बढ़ेगा तो 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो पाता है, लगभग 0 डिग्री तक ही रहेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ऊंचाई के बाद तापमान क्या हो गया? बढ़ना
स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पे तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है वहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म है ना। उसके बाद क्या होता है, नया लेयर है जिसको नाम दिया गया स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। समताप मंडल इसलिए दिया गया, पहले मान के चलते थे कि यहाँ पे तापमान लगभग समान रहता है, लेकिन बाद के अध्ययनों ने बताया कि इसमें भी थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। बहुत तेजी से, ज़्यादा नहीं बढ़ता लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है, इसलिए पहले स्टार्टिंग में नाम इसका समताप मंडल, समान ताप वाला मंडल कहा गया। तो लगभग पूरे मंडल में तापमान लगभग क्या रहेगा, समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। बढ़ता क्या उसको भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट बंद होती है और नया मंडल स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, ट्रांजिशन जोन है, जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म होता है और तो ये दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन कहलाएगा। ट्रांजिशन जोन का मतलब समझते हैं आप लोग, संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा दोनों के बीच का। और इस संक्रमण क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ट्रांजिशन जोन क्या होता है, जो दोनों का बीच का क्षेत्र होता है। जैसे छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाओगे तो बीच में ऐसा क्षेत्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले लोग भी मिलेंगे और मराठी वाले भी मिलेंगे, तो ट्रांजिशन जोन कहलाएगा। तो हर चीज़ में जो है ट्रांजिशन जोन मिलता है। जैसे आप लोग भी अभी 18 साल के बाद ट्रांजिशन फेस में होते हो, अब बचपना ख़त्म होता है, युवा अवस्था में एडल्ट में प्रवेश करने वाले होते हो। तो कुछ चीज़ें बचपन की करने की मन करती है, कुछ आपकी, समझ गया ना भाई। तो सब हर चीज़ का एक ट्रांजिशन जोन होता है, तो संक्रमण क्षेत्र होता है। क्या साक्षीवन सही है कि नहीं? चलिए समझ में आ रहा है, समझा रहा हूँ वो। तो क्षोभ सीमा के बारे में क्या क्या याद रखना है। पहली बात क्वेश्चन आएगा कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। हिंदी में तो नाम ही क्षोभ सीमा, इंग्लिश में है ट्रोपोपॉज। तो इंग्लिश में भी जो ट्रोपोपॉज है उसको हिंदी में भी ट्रोपोपॉज लिख देता है। तो इसीलिए हिंदी वाले वर्ड बच्चे इंग्लिश से भागना नहीं है, इतनी इंग्लिश तो कम से कम सीख ही लेना है। आया समझ में। तो क्षोभ सीमा कहते हैं ये दोनों के बीच, ये लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की मोटी परत होती है। 2 किलोमीटर थिक लेयर होती है आपकी, जो है एक लाइन नहीं होती है, लगभग अप्रॉक्स जो है 2 किलोमीटर क्या होती है आपकी, जो है थिक लेयर होती है। मतलब अचानक से समताप मंडल स्टार्ट नहीं होता है, धीरे धीरे तापमान गिरना बंद होता है, बढ़ना चालू होता है। दोनों के बीच में लगभग यहाँ पे कह सकते हो कि तापमान लगभग समान रहेगा, यहाँ पे वो ज़्यादा तापमान में चेंजेस नहीं होंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्लियर है विकास बाबू? ये सब कहाँ गए, उदित और ये सब, प्रियांशु कहाँ गायब हो गया? हाँ कल ही लग रहा था, शांति से बैठा था। ठीक है, उदित वगैरह कहाँ गायब हो गए थे? क्या नहीं पता है, क्लास नहीं है, कहीं कहीं दिख जाता है बोलना उसको, सर की नज़र सब तरफ रहती है, कहाँ घूमता है, किधर घूमता है, ठीक है, किसके साथ घूमता है, ठीक है। तो सर भी ऐसा नहीं कि सर की नज़र नहीं रहती तुम लोग के ऊपर, ठीक है, कितने भी कोशिश करो कहीं ना कहीं कोई इनको नज़र आ ही जाता है, ठीक है। तो उसमें गलत नहीं है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। 18 साल से ऊपर हो तो अपनी लाइफ फ्रीडम होकर जी सकते हो, लेकिन जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य को नहीं भूलना है। मैंने बार बार यही कहता हूँ कि अपनी लाइफ भी जियो, लेकिन मेन अभी उद्देश्य आपका पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। उस उद्देश्य को नहीं भूलना है, उसको प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद पढ़ लिख के हो गया तो उसके बाद जो भी करो, सो मस्त करो, घूमो फिरो, पार्टी करो, सब चलेगा। लेकिन मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो प्रायोरिटी में फिर कुछ और चीज़ें हो जाती है, क्लास और ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। तो फिर वो उनका पतन का, भविष्य में पतन का कारण बनता है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ आप चीट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ एथिकली क्या कर रहे हो, आप चीट कर रहे हो। कर रहे भी नहीं कर रहे, क्योंकि माँ बाप तो ये सोच करके आपको यहाँ पैसा दे के पढ़ा रहे कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, पढ़ रहा होगा,
तो मैंने कहा कि ये लाइफ ऐसी है जिसमें सभी काम करने हैं, पढ़ना भी है और कैरियर भी बनाना है, और बाकी इस लाइफ का जो एंजॉयमेंट है जहाँ पे है उसको भी करना है। तो इसको बैलेंस करके चलना है। यदि कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो फिर से पढ़ाई करो, ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर, तो ध्यान रखना इस चीज़ों को भाई, ठीक है। चलिए, तो ये समताप मंडल में आते हैं, तो ये क्षोभ मंडल के बारे में याद रखना है लगभग। और यहाँ पे लगभग तापमान क्या होता है, लगभग समान होता है ना। यहाँ पे तापमान लगभग क्या होगा आपका, ताप समान होता है। कहाँ पर, क्षोभ सीमा में। टेम्परेचर यहाँ पे लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है, इक्वल होता है लगभग। यहाँ पे तापमान में चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताएं, फिर हम समताप मंडल में चलते हैं, है ना। ऊपर जा रहे हैं हम लोग अभी स्पेस की ओर। तो क्षोभ मंडल मैंने आप लोग को घुमा दिया है यहाँ बैठे बैठे। अब उसके ऊपर चलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। चलिए, अब आ जाओ समताप मंडल में। तो समताप मंडल में सबसे पहला पॉइंट, इसकी ऊंचाई हमने कितना लिया था लगभग, है ना। इसके एल्टीट्यूड लगभग आपका है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है। थोड़ा बहुत मैक्सिमम कुछ बुक्स में 60 किलोमीटर तक भी यदि विस्तार लिखेगा तो गलत नहीं है ना। एकदम जाके ये क्या है कि पाकिस्तान और भारत की सीमा नहीं है कि पाकिस्तान की भारत की सीमा खत्म, पाकिस्तान स्टार्ट, ऐसा नहीं होता है ना। धीरे धीरे विशेषताएं खत्म होती है, तो इसलिए कुछ लोग 60 किलोमीटर तक भी लिए होंगे। तो बुक्स या AI वगैरह का यूज करोगे तो 60 किलोमीटर भी लिख दे तो मत पूछना कि गणेश सर ने गलत पढ़ाया था, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखने। तो 50 से 60 किलोमीटर के आसपास अधिकांश बुक में क्या मिलेगा आपका, 50 किलोमीटर के आसपास अधिकांश। अलग अलग अध्ययन है, अब मैंने अध्ययन किया, मुझे लगा कि अब कभी फीता टेप लेके तो कोई नापा नहीं है, समझ गए ना भाई। तो इसलिए कभी कभी कुछ जोग्राफिकल डेटास में थोड़ा सा वेरिएशंस मिलेगा, रेंज मिलेगी एक आपकी जो है किससे इसके बीच में, कुछ चीज़ों में जिसको हम नाप नहीं सकते अच्छे से, एकदम टू द पॉइंट। एनीवे, अब इसकी बात करें तो अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले तो क्षोभ मंडल हमने देखा था, 0 डिग्री के पास क्षोभ मंडल, 0 डिग्री लेटीट्यूड, इक्वेटर, इक्वेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा है, ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, ये क्या हो गया आपका जो है ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ पर इसके ऊपर समताप मंडल जब बनाएंगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसी बनेगा ना भाई। ये आपका जो है स्ट्रेटोस्फियर। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि स्ट्रेटोस्फियर की मोटाई कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, फिर पोल पे ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये बुक्स में किसी लिखा नहीं मिलेगा, नोट्स में भी नहीं मिलेगा, NCERT में भी नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा आपका जो है कि स्ट्रेटोस्फियर की जो मोटाई है कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, आपके जो है पोल्स पे, पोल्स पे आपकी इसकी मोटाई ज़्यादा मिलेगी, और इसकी मोटाई इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी समताप मंडल की। कभी कभी तो ख़त्म भी हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी के दिनों में इतना ज़्यादा गर्म हमारे ऊपर उठती है कि समताप मंडल यहाँ पे अपसेंट भी मिलता है। अरे भी नोट करके कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, समटाइम्स इन समर उमर सीजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे समताप मंडल समटाइम अपसेंट भी हो जाता है, अपसेंट भी मिलता है, अनुपस्थित भी हो सकता है लिखना, मे भी मतलब कभी कभी हो सकता है। आए समझ में। तो कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि समताप मंडल इक्वेटर के ऊपर गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी के कारण से अनुपस्थित हो जाता है, तो वो भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हवाएं गर्म होकर इतना ऊपर उठ जाती है कि जो टेम्परेचर वाला जो लो वाला है वह ख़त्म हो जाता है। आ गई बात समझ में। जयत क्लियर है पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं होगा तो लिख करके मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। क्लास के बाद भी पूछ सकते थे, क्लास में लगे कि मैं ध्यान नहीं दे पाया तुम पे और कुछ लगे कि यहाँ पे डाउट है तो फ्रीक्वेंटली आकर के पूछ लेना ध्यान। चले आगे, अब आते हैं इसमें और क्या क्या विशेषताएं याद रखनी है। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग जो है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वह स्लाइटली बढ़ता है,
हाइट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही थोड़ा सा बढ़ता है, स्लाइटली बढ़ता है, स्लाइटली इंक्रीजेस, धीरे धीरे, मतलब बहुत ही कम बढ़ता है, धीरे, बहुत ही धीरे बढ़ता है ना। तेजी से बढ़ता है लिख देगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। स्लाइटली, एक एक वर्ड से कभी कभी आंसर यूपीएससी खुरापाती कर देता है, ठीक है, और ध्यान नहीं दोगे तो फिर सही लगते लगते गलत या गलत लगते लगते सही हो जाता है। समझ में आया? तो स्लाइटली इंक्रीजेस टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड या हाइट, धीरे धीरे बढ़ता है। क्लियर पॉइंट? क्यों बढ़ता है, अब ये वाली बात है क्वेश्चन। इसलिए बढ़ता है कि एक सीमा के पश्चात मैंने कहा था कि समताप मंडल में ओजोन मिलना स्टार्ट हो जाता है। एम आई राइट? ओजोन आपका जो है लगभग 20 किलोमीटर के बाद से यहाँ पर क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो है ओजोन गैस मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये ओजोन गैस क्या करती है, आप लोग जानते ही है, सूर्य से आने वाली सन रेज में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको क्या करती है, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं। तो कहीं बचपन में कहीं ना कहीं किसी ने कहीं पढ़ा सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, ओजोन गैस करती है। तो यहाँ पे जब ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज में ही एग्जिस्ट करती है उसको एब्जॉर्ब करी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या मिलेगा आपका, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस टेम्परेचर क्या होता है आपके जो है स्लाइटली राइज करता है। आ रही बात समझ में? यस और नो? ठीक है। तो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेस को, इसलिए इस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। 20 से 50 या 60 किलोमीटर तक। अब ओजोन मंडल अलग से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे समताप मंडल का ही भाग है। आज की डेट में जो न्यू स्टडीज़ है ओजोन मंडल को अलग लेके भी चलती है। जो न्यू स्टडीज़ आज की डेट में क्या करती है, अलग लेके भी चलती है, समताप मंडल को अलग मान लेती है। इतना वाला भाग समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, उसके ऊपर को ओजोन मंडल मान लेती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ जो है समताप मंडल के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, ओजोन मंडल कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए ओजोन मंडल समताप मंडल का निचला, एक बार स्टेटमेंट दिया था ऐसे ही कुछ कि ओजोनोस्फीयर इज द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? है ना। स्टेटमेंट क्या था आपका कि ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, क्योंकि ओजोन मंडल का 20 के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, ओजोन मंडल कहेंगे। तो ओजोन मंडल जो है इसका विस्तार देखेंगे तो ये हो गया आपका 20 to 50 या 60 किलोमीटर तक मेनली माना जाता है। थोड़ा बहुत एक दो कण तो मिल जाएंगे मध्यमंडल में भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस फाउंड इन बिटवीन द 20 to 50। बात समझ पा रही मेरी? मोस्ट ऑफ द ओजोन गैसेस गैस फाउंड इन बिटवीन 20 to 50। आ रही बात समझ में? या 20 से 60 भी लिखेगा तो वो मान के चलना सही लिख रहा है, उससे ऊपर नहीं मिलता, लगभग एक आध दो पार्टिकल्स मिलेंगे। इसमें भी मैक्सिमम कहाँ मिलता है, तो 20 से 30 के बीच में, इन बिटवीन 20 to 30। इसमें भी मैक्सिमम कहाँ कंसंट्रेशन मिलेगा आपका जो है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस, सकेंद्रण, हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकतम सकेंद्रण। कहाँ मिलता है, तो आपका 20 से 30 के बीच में। क्लियर पॉइंट? तो ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि ओजोन गैस यहीं पर क्यों मिलती, बाकी जगह खत्म कैसे हो गई और यहाँ कैसे बनती है, तो ये हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी चीज़ को लेकर के? क्लियर है श्रेया? चलिए अब आते हैं हम लोग ओजोन गैस का निर्माण यहाँ पे कैसे होता है।
और यहीं पर क्यों होता है, बाकी जगह पे क्यों नहीं होता है, तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, ओजोन गैस का जो निर्माण होता है उसको हम लोग प्रकाश रासायनिक क्रिया कहते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस। आपका जो है रिएक्शन फोटो केमिकल रिएक्शन से होता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ओजोन गैस का निर्माण किस क्रिया से होता है, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया से होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन से होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है देखेंगे। चले आगे, आ रहा समझ में सबको? अभिषेक बाबू आ गए घर से? कब आए? पहले पुराने वीडियोस देख रहे थे कि घर जाके से भूल जाते पढ़ाई लिखाई? हैं? मैंने कहा ना कि पढ़ाई को अभी कहीं भी जाओ दुनिया के किसी कोने में वो छूटना नहीं चाहिए, है ना। वहाँ पे भी है तो टाइम निकाल के पहले कोशिश करो कि डेली की क्लासेस कम से कम कवर हो जाए। और जिनका ग्रेजुएशन हो गया हो तो बिल्कुल ही कोशिश करना है, क्योंकि उनके पास और टाइम कम है। जो अंडर ग्रेजुएट है उनके पास तो अभी थोड़ा सा टाइम भी है, दोबारा कर लेंगे आकर के। लेकिन जिनका हो गया और 21 साल उम्र हो गई तो घर वालों का डंडा धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि जल्दी से नौकरी वोकरी लगो भाई, शादी वादी करेंगे, नाती पोता देख के मरेंगे। फॉर्मेशन 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 ऑफ ओजोन, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, है ना। घर वाले पहले तो शादी कराते हैं जल्दी से, फिर बोलते हैं कि अब शादी हो गई थोड़ा नाती पोता देख के मर लेते, है ना। ऐसी घर पहले तो बोलेंगे, दादा दादी लोग जो रहेंगे वो बोलेंगे कि नाती, पहले आप क्या बोलेंगे कि शादी वादी कर लो, माँ बाप लोग बोलेंगे कि हमारे रहते कम से कम शादी वादी निपटा तो हम लोग फ्री हो जाए। उसके बाद बोलेंगे कि अब शादी तो हो ही गई है, नाती पोता देख करके मर लेते, ठीक है। फिर नाती पोते तब भी नहीं मरे, नाती पोते भी बड़े हो गए, तो फिर बोलेंगे नाती पोते की शादी हो जाए तब तक कम से कम उसको देख करके मरेंगे। समझ रहे हो? तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चलते रहती है। एनीवे, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या होती है उसको देखिए। तो प्रकाश देने वाला एकमात्र स्रोत हमारा कौन सा है? तो सनरेज आती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती बताया था मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में शॉर्ट वेव्स होती है, इसमें सब कुछ होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, सनरेज क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो ये क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन से टकराती है, तो ऑक्सीजन चूंकि ऊपर बहुत कम है ना, मैक्सिमम ऑक्सीजन तो क्षोभ मंडल में मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर भी है ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत आप कह जो उसके ऊपर भी है, तो न तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो जहाँ पे ऑक्सीजन के कण जो है लिमिटेड है बट सनरेज से टकरा जाते हैं, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से टकराने के कारण से दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल जब टूटता है तो भी ऊर्जा निकलती है, एनर्जी, मास। एम का मतलब मास है, मास निकलेगा तो एनर्जी उसमें, जिसमें भी मास है उसमें क्या होगी? एनर्जी होगी, है ना। बच्चे लोग आजकल अप्लाइड पढ़ते हैं, हम लोग उतना नहीं पढ़ाया करते। तो मेरा बेटा कल परसों पढ़ रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लॉ ऑफ पढ़ रहा होगा कहीं पे, एग्जाम लास्ट पेपर था। तो पढ़ा कि इफ देयर इज मास इन एनी ऑब्जेक्ट इट हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि किसी भी चीज़ में यदि द्रव्यमान है कम ज़्यादा जो भी है तो उसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है आपका जी का। तो उसने पढ़ा है कहीं पे, कहीं से वीडियो से देखा है, खुद से दिमाग लगाया, मुझे नहीं पता। तो उसने बताया, मुझे आके बताया कि पापा ग्रेविटेशनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ तक सही था। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलता है कि आप थोड़ा और मोटे हो जाओगे ना
तो मम्मी के साथ अट्रैक्शन आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ गए? नहीं, अच्छी बात, मैं अच्छा लगा मुझे कि उस चीज़ों को अप्लाई करना सीख रहा है, रट नहीं रहा है वो। एग्जाम्पल उसका जो भी सेंस में था, उसका डेफिनेटली सेंस वो नहीं था जो तुम लोग सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो 14 साल का है, तो उसका जो भी सेंस था कि जितना ज़्यादा दो चीज़ों में मास होगा, अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो मम्मी भी पीछे खड़ी थी, तो हाथ उसको उतना समझ में नहीं आया, साइंस नहीं MCA वाली है तो ठीक है, लेकिन मैं समझ गया तो उसको देखा ऐसे करके, तो शायद बाद में वो भी समझ गया होगा। तो लेकिन उसने अप्लाई अच्छा किया कि तो आदमी आज की डेट में हम लोग इतना नहीं सोच पाते, हम सिर्फ रट लेते थे ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दूरी का जो है इतना ही पढ़ते थे। कभी ये अप्लाई नहीं किया कि दो चीज़ें हैं, इसमें मास जिसमें जितना ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा। तो पहले वैसे वीडियो भी नहीं थे, अब ये थोड़ा सा ऑनलाइन वीडियो वगैरह आने लग गए, अप्लाइड बहुत ज़्यादा आने लग गए, खास करके आपका जो अलग पांडे जब ये फेमस हो उसके बाद से जो है ना, उसके कारण से बहुत सारे फिर क्रिएटिविटी आने लग गई है। तो बच्चे लोग अब नए तरीके से बहुत सारी चीज़ अप्लाई करते हैं। कल भी कुछ इस टाइप से उसने अजीब सा अप्लाई करके बताया था, सही अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम्पल्स थोड़े बड़े उसके यूनिक थे, तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अप्लाई करना सीख रहे हैं बच्चे लोग। तो जब भी कोई चीज़ टूटती है तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी निकलती है। आ रही बात समझ में? तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, दो पार्टिकल्स में टूट गया। अब ये टूट गया तो वहाँ पे फिर से चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, वहाँ पर ये ऑक्सीजन भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन्स के जो पार्टिकल्स है फिर से इन्हीं ऑक्सीजन्स के साथ फिर से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और फिर से अब ये क्या बन गए आपके, और दो चीज़ जुड़ेंगी तो फिर भी मास या एनर्जी बनेगी। तो इस तरीके से फिर से यहाँ पे क्या बन गया आपका, ओजोन। फिर से का मतलब है अब ये क्या बन गई आपकी, ओजोन में कन्वर्ट हो गई। समझ पा रहे हो यहाँ पे कि ऑक्सीजन सेपरेट टूट के फिर इसी ऑक्सीजन वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ फिर से रिएक्शन कर लिए और क्या बना लिए, ओजोन बना लिए। आया समझ में? और एम इसलिए लिख रहा हूँ ऊर्जा, क्योंकि जब भी दो चीज़ जुड़ेगी तो भी ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों में डिफरेंस पता है ना? एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, एक को हम लोग फ्यूजन कहते हैं और एक को फ्यूजन कहते हैं, है ना। हिंदी में कहते हैं नाभिकीय, है ना। इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय। फ्यूजन को क्या बोलते हैं भाई, इसको तो संलयन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग, विखंडन। हाँ, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन पर बेस्ड होता है आपका एटम बम। एटम बम किस पे डिपेंडेंट होता है आपका, कौन से प्रोसेस से बनता है, इसमें दो टूट रहा है, फ्यूजन हो रहा है मतलब टूट रहा है, तो एनर्जी निकलती है। और इसमें जो है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जोड़ करके एक नया बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, संलयन। आया समझ में? तो खतरनाक ये वाला ज़्यादा होता है, जुड़ता है तो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे मास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी आपकी। और सूर्य की जो ऊष्मा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वो भी नाभिकीय संलयन से ही दो हाइड्रोजन के अणु मिल करके क्या बनाते हैं, हीलियम के अणु बनाते हैं, है ना। अब जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगा, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। केतन समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जो 12वीं तक साइंस पढ़े होंगे उनको तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो फिर पढ़े नहीं। ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से सन एनर्जी आपका जो है कंटिन्यूसली बनी रहती है। इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स जो है मिल करके क्या बनाते हैं आपका जो है, हीलियम का एक अणु बनाते हैं। इसे तरह से जो है यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा तब तक मिलती रहेगी जब तक इसमें हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो फिर तारों की भी मृत्यु हो जाती है, तारे भी ब्लास्ट करके ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके, पूरा प्रोसेस होता है उनका भी जो है। तो पढ़ेंगे, यूनिवर्स पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर आपका जो है
ओजोन गैस कैसे बन रही समझ में आ गया। अब सिर्फ यहाँ पे ओजोन गैस बनते ही रहेगी तो इतनी ओजोन हो जाएगी तो पूरा सूर्य की किरणों को ही रोक लेगी वो तो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। समझ गए ना यहाँ पे कि ओजोन का सिर्फ फॉर्मेशन चलता रहेगा, ओजोन का सिर्फ फॉर्मेशन ही होते रहेगा तो इतनी ओजोन हो जाएगी इस पर्टिकुलर हाइट पे, फिर सूर्य की किरणें ही नहीं आ पाएंगी, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएंगी वहीं पे। तो होता क्या है कि जो ओजोन है ये भी एक्टिव गैस है, इनएक्टिव नहीं, ये भी क्या है आपका सक्रिय गैस है। तो ये ओजोन फिर से आपका सेपरेट जो ओ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और ये फिर से कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन फिर से बना देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम नहीं होता है और ओजोन भी बैलेंस बनी रहती है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ ओजोन का यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरली कन्वर्सन होकर के ऑक्सीजन में फिर से कन्वर्सन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलते रहती है। यहाँ बताओ। हाँ, तो मेन जो पार्टिकल्स है, अब वो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि अब सबकी टूटने के लिए जो एनर्जी की मात्रा अलग अलग चाहिए होती है। तो पर्टिकुलर हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना। नाइट्रोजन भी ज़्यादा है तो नाइट्रोजन और ज़्यादा हैवी है, नीचे ही आपका 100 किलोमीटर के नीचे ही मिलती है, बहुत कम मिलती है। ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है हमेशा जो है, तो ऑक्सीजन को ही तोड़ पाता है, नाइट्रोजन को नहीं तोड़ पाता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस जो चल रही है उस प्रक्रिया का अध्ययन किया गया और यही प्रक्रिया बताई गई है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है, इसलिए ओजोन में क्या बना रहता है, यहाँ पर बैलेंस बना रहता है। वो तो हमने फिर हमारे कारण से फिर ओजोन गैस का विनाश ज़्यादा होने लगा। जो हम आप लोग जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें हेलोन्स गैसें होती है, ये एसी यूज कर रहे हैं उसमें पहले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बताया था ना अभी। तो इसमें से जो जितने भी इसका हम लोग कहते हैं VOC बताया था ना, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं जो तेजी से क्या होते हैं, उड़ते हैं, पेंट करते हैं हम लोग तो तुरंत थोड़ा सा स्मेल आ जाती है, हम परफ्यूम यूज करते हैं आप लोग, ये सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, ओजोन लेयर में। और उसमें जो क्लोरीन होता है या हेलोन गैसेस में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, क्लोरीन। तो वो सबसे ज़्यादा ओजोन को नुकसान पहुँचाता है। आई ना बात समझ में। तो इस कारण से ओजोन का विनाश ज़्यादा हुआ और इसके कारण से फिर ओजोन परत में होल देखा गया। 1987 में पहली बार देखा गया, वो भी पोल्स के ऊपर क्यों देखा गया, तो उसके पोल्स के ऊपर देखने के पीछे कारण ये वाला है, पोल्स के ऊपर भी ओजोन गैस क्या मिलेगी, ओजोन गैस की मोटाई कहाँ ज़्यादा मिलेगी, पोल्स के ऊपर, यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है रेंज ज़्यादा है, इसलिए ओजोन गैस की परत मोटी कहाँ पर है। और जो हम लोग परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं ये भी हवाओं के द्वारा सीधा इधर पहुँच जाती है, एयर के थ्रू, विंड्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है, आपका जो है यहाँ पहुँच जाती है। जो भी आप लोग क्लोरीन वगैरह यूज करते हो सब, इसलिए नुकसान भी वहाँ पर ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन कम भले हो रहा है, बनता कम है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं है, बनता भले इधर ज़्यादा है। ओजोन गैस बनेगी कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्मेशन, लेकिन ये हवाओं के द्वारा कहाँ पर आ गई, पोल्स रीजन में, और वहाँ से जमा हो जाती है। और ऐसी भी यहाँ पे मोटाई ज़्यादा है तो और ज़्यादा जमा हो जाती है, सीधी सी बात है। आई ना बस समझ में। तो इस तरीके से इसलिए नुकसान भी वहीं पर ज़्यादा हुआ है। और ओजोन होल देखा गया पहली बार 1987 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया, फर्मेन ने देखा था, एक साइंटिस्ट बताया था, तुम लोग को पढ़ाया था, ओजोन डिप्लेशन उसमें बताया था, याद किसी को नहीं होगा, फर्मेन। इसने सबसे पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर जो है 1987 के आसपास अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल देखा था। बाद में फिर आर्कटिक के ऊपर भी देखा गया। फर्स्ट टाइम सीन बाय फर्मेन ओवर द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पर है निशी, नीचे कहाँ पर कहाँ पे, नीचे ग्लोब में, साउथ पोल के पास, ठीक है ना। नीचे का तो बहुत सारा मतलब है, तुम्हारे पेड़ के नीचे, पैर के नीचे भी हो सकता है तो नीचे में कहाँ पर बताना पड़ेगा ना भाई, कि ग्लोब के साउथ पोल के पास, उसके चारों ओर वाला पार्ट कौन सा है आपका, अंटार्कटिका है कि नहीं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वाइट वाइट, ये वाला, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ पोल के चारों ओर ओशिन है, आर्कटिक ओशिन है।
तो आर्कटिक वाला पार्ट है वहाँ पे। एनीवे चलो आगे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ओजोन मंडल के बारे में अभी इतना याद रखो कि ओजोन मंडल, ओजोन गैस कहाँ पे मिलती है, कैसे बनती है, किस प्रोसेस से बनती है। तो यहाँ तक की समस्या डिम्पी क्लियर है? बोलो। उसका आंसर मैंने दे दिया, तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा। ठीक है, नहीं रहा होगा। अभी बताया ना मैंने कि यहाँ पर बनता कम है, लेकिन मैंने कहा यहाँ की जो यहाँ बनता ज़्यादा है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। तो लेकिन हवाओं के द्वारा आकर के जमा कहाँ पर हो रहा है ये, है ना, विंड्स क्या करती है, पोल्स के ऊपर लाके जमा कर देती है। तो यहाँ पे बनता भी कम है और उसका डिस्ट्रक्शन भी कम होता है, विनाश भी कम होता है। इसलिए मात्रा यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई, सीधी सी बात है। तो इस कारण से ओजोन की मोटाई कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, पोल्स के ऊपर में। क्लियर पॉइंट एकदम। चलिए, तो ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। इतनी चीज़ें याद रखना है मेनली जो है। यहाँ पर बादल वगैरह वैसे तो कम बनते हैं, कभी कभार कोई बादल बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत कम है, लेकिन वाटर वेपर लगभग न के बराबर है। मुख्य रूप से वाटर वेपर कहाँ मिलता है बताया था मैंने, क्षोभ मंडल में मिलता है, ट्रोपोस्फियर में। लेकिन कभी कभी यहाँ पर कुछ वाटर वेपर आ जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्लाउड्स क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। उसके एक अलग से नाम दिया गया है नेक्रेसस क्लाउड। नेक्रेसस, NACRECEOUS, नेक्रेसस क्लाउड कहा जाता है। तो कभी आ जाए कि नेक्रेसस क्लाउड कहाँ पे मिलते हैं, तो नेक्रेसस बादल, स्पेशली उनको नाम दिया गया है जो स्ट्रेटोस्फीयर में बनते हैं उनको। आ रही बात समझ में? स्ट्रेटोस्फीयर में जो क्लाउड्स बनते हैं उसके स्पेशली नाम दिया गया नेक्रेसस क्लाउड्स। लिख लिया? तो ये पॉइंट याद रखना है। एनसीईआरटी में भी उठा के देखेंगे तो पहला दूसरा चैप्टर यही वाला होगा, मेरे ख्याल से पहला ही चैप्टर होगा। समझ गए? कष्ट करते हो एनसीईआरटी उठाने का? जरूरत तो नहीं है वैसे, मेरी क्लास करने के बाद एनसीईआरटी की चीज़ें तो कवर पूरी हो ही जाती है। फैक्ट्स वगैरह मेरे ख्याल से नहीं लगता कुछ बचता होगा, सब कुछ कवर हो ही जाता है। तो ये याद रख लेना कि समटाइम्स, कभी कभी जो है क्या होता है, समताप मंडल में कुछ बादल बन जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है नेक्रेसस, और इसे मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। चमकते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही बादल नहीं है, तो मदर ऑफ पर्ल। पर्ल मतलब मोती के रूप में, मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है इनको। आया समझ में? तो ये समताप मंडल के बारे में और ओजोन मंडल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी है। अब समताप मंडल को ख़त्म करके हम किस में आएंगे, मध्य मंडल में। तो फिर से उन दोनों के बीच में जो बाउंड्री आएगी उस पर बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो समताप मंडल जहाँ पे ख़त्म होता है और मध्य मंडल स्टार्ट होता है, उसके बीच की बाउंड्री को फिर से समताप सीमा कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। यानी इसके ऊपर आपका क्या बन जाएगा, आपका ये जो बाउंड्री है, इसकी मोटाई उतनी नहीं होती है, ये आपका समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल आ जाएगा, मेसोस्फीयर। तो ये 80 किलोमीटर तक है मध्य मंडल, बता दिया था कल। तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, इसकी बहुत ज़्यादा मोटाई उटाई, जैसे यहाँ 2 किलोमीटर है वैसे वो नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग समताप सीमा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज इन बिटवीन किसका हो गया आपका जो है, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट देखना है कि जितने भी जहाज जो उड़ाए जाते हैं, प्लेन, वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर यहाँ पर समताप मंडल के निचले वाले भाग में उड़ाए जाते हैं।
कारण भी पूछा हुआ, ये क्वेश्चन बार बार कई जगह पूछा हुआ है, क्यों उड़ाए जाते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा कि जो जितने ऊंचाई वाले उड़ने वाले जो प्लेन्स है, ये कब कहाँ उड़ाए जाते हैं, आपके जो है समताप मंडल के निचले भाग में, यहाँ पर उड़ाए जाते हैं समताप मंडल के लोअर पार्ट्स में। ऑल द हाई एल्टीट्यूड प्लेन्स आर इन लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर फ्लीट। आ रहे समझ में? समताप मंडल के निचले परत या निचले भागों में उड़ाए जाते हैं, मतलब क्षोभ सीमा के ऊपर, क्षोभ सीमा के ऊपर या क्षोभ सीमा के निकट बोल सकते हो। आए समझ में? अब ऐसा क्यों? जेट स्ट्रीम के चक्कर में प्लेन आ गया ना, तो प्लेन चल ही नहीं पाएगा। समझ गए? जेट स्ट्रीम वहाँ पर है, लेकिन जेट स्ट्रीम इस तरीके से चलती है, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। उसमें प्लेन आ गया तो फिर प्लेन ऐसे चलेगा। समझ गया ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल एयर्स मूवमेंट नहीं रहता यहाँ पे। ये वाली एयर्स तो चलती है जैसे जेट स्ट्रीम का, लेकिन जेट स्ट्रीम एक स्पीड विंड है, उसको जो है वो उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, उसका अवॉइड किया जाता है, उस क्षेत्र में न रहे। ग्लोब में जो है हर जगह नहीं होती जेट स्ट्रीम, पर्टिकुलर रीजन्स में ही आपकी दो प्रकार की जेट स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। तो उस रीजन में जेट स्ट्रीम से बचा जाता है। तो यहाँ पर कारण क्या है कि यहाँ पे वर्टिकल जो मूवमेंट से एयर का हुआ नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, जीरो होता है लगभग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है कि हमारे ऊपर उठेंगे ही नहीं। क्षोभमंडल में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है ना, यहाँ पे कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कम है, तो हवाएं कहीं ऊपर उठ रही है, कहीं नीचे बैठ रही है। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल आपका जो जिगजैग है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो प्लेन उड़ाएंगे तो प्लेन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हवा उठ रही है तो पता चला प्लेन ऊपर अचानक से अपने आप चला गया, कभी नीचे अचानक से आ गया, है ना। इसलिए वो प्लेन जब उड़ाया जाता है एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे जाने के बाद फिर क्या होता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो जिन्होंने बैठा होगा उनको पता होगा, तो नहीं बैठा तो आज नहीं तो कल बैठ जाओगे, उम्मीद करता हूँ। तो उस समय जब ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा। आ रहे समझ में? तो यहाँ पे कारण क्या लिखोगे कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड्स नेग्लिजिबल, हवाओं का लंबवत प्रवाह लगभग अनुपस्थित होता है। आया समझ में? है ना। ये मतलब वो भी रहता है, मौसमी घटनाएं वगैरह होती, वो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। हालांकि मौसमी घटनाएं वगैरह भी होंगे तो नीचे तो आना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे से ऊपर जाना ही पड़ेगा वो तो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बार उड़ने के बाद उतना डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा वहाँ पे, नीचे ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। आगे समझ में? तो इस तरीके से ध्यान में रखना। तो ये पॉइंट याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार पूछते भी रहता है कई एग्जाम्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। बर्ड्स तो आपके ट्रोपोस्फियर में रहेंगे, जहाँ जीवन से भी यहीं पर संभव है, वो भी निचले भाग में, जहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका जो है फोटोसिंथेसिस हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो अभी पढ़ेंगे 20 से 25 किलोमीटर के नीचे ही मिलती है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड न के बराबर मिलती है। तो वहाँ पे हम प्लांट भी नहीं उगा पाएंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं वहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से एनीवे, तो अब आते हैं मध्य मंडल में। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट है किसी को तो बताएं। थिकनेस बताया, तो थिकनेस का डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला आ जाएगा। बताया तो मैं भाई, कहाँ पे बताया तो था मैंने। नहीं, 20 से 60 के बीच में बताया था। उसमें भी लिखा था कि 20 से 30 के बीच मैक्सिमम मिलती है। तो वही तो हुआ ना कंसंट्रेशन, मतलब ओजोन मिलती है वो वाला। हाँ, थोड़ा बहुत ओजोन क्षोभ मंडल में मिलेगी, वो मानवीय कारणों से मिल जाती है, ठीक है। बन रही है जो कई सारे एक्टिविटीज़ बताया था मैंने, मेनली ट्रोपोस्फीयर में मिलती है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से ओजोन गैस का निर्माण यहाँ पर भी हो जाता है। तो वो पॉल्यूशन के रूप में देखा था हमने। थोड़ा बहुत मेसोस्फीयर में मिलेगा, लेकिन वो आपका नेग्लिजिबल रहेंगे, है ना। मेनली जो कंसंट्रेशन है इन बिटवीन 20 to 50-60 के बीच में, मैक्सिमम उसमें भी देखेंगे तो 20 से 30 के बीच में सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ मध्य मंडल में।
ज़्यादा हो गया क्या आज के लिए? चलिए, चंद्रिका ने बोल दिया तो नहीं हुआ है। हाँ ठीक है ना, चले आगे। मध्य मंडल, इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट है इसलिए इसको ख़त्म कर देते हैं। इसकी एल्टीट्यूड हमने देख ही लिया 80 किलोमीटर। इसका मैक्सिमम कहाँ तक है आपका जो है 80 किलोमीटर तक है। तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम होता है, फिर स्लाइटली बढ़ता है ना। कितना भी बढ़ेगा तो 0 डिग्री, समताप मंडल का टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। ये भी ध्यान रखना, हम कभी क्वेश्चन आ जाए, समताप मंडल का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास ही, ऊपर कितना भी ऊपर चले जाएंगे तो 0 डिग्री के आसपास ही बना रहता है। मतलब तापमान बढ़ेगा तो भी 0 डिग्री के आसपास ही रहेगा, उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है ना। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है ना। बहुत ही बारीकी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कॉन्सेप्चुअली रहता है। जाके क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आज जिन्होंने देखा है उनको समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको तो उम्मीद करता हूँ भविष्य में देख लेंगे। और ये 80 किलोमीटर तक हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये तापमान बढ़ क्यों रहा था? ओजोन गैस के कारण से बढ़ रहा था। अब ओजोन गैस खत्म हो गई, पृथ्वी के किरणों का प्रभाव न के बराबर होगा यहाँ तक, इसलिए तापमान तेजी से गिरता है, सबसे ज़्यादा तेजी से। टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर रैपिडली गिरता है, तेजी से गिरता है। और ये ऊपर 80 किलोमीटर तक आते आते टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। कितना हो जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। आया समझ में? और ये पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें हम, यदि ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब क्षोभमंडल में भी हम न्यूनतम टेम्परेचर अंटार्कटिका में जो है, सरफेस अंटार्कटिका में -87 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। आ रही बात समझ में? और ये कितना हो गया? -100। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एंटायर एटमॉस्फेयर फाउंड इन विच स्फीयर, तो उसका आंसर क्या होगा? इन अपर पार्ट, वो भी रखना, अपर पार्ट ऑफ मेसोस्फीयर है ना, लोअर नहीं, लोअर में नहीं रहेगा उतना, अपर पार्ट ऑफ मेसोस्फीयर। आया समझ में? अब यहाँ पे तापमान क्यों गिर रहा समझ में आ गया, क्योंकि पृथ्वी की किरणों का प्रभाव 0 हो गया, ओजोन गैस खत्म हो गई, तो तापमान यहाँ पे क्या होता है? तेजी से गिरता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ तक पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर, यदि ओजोन गैस नहीं होती यहाँ पर, तो ये टेम्परेचर गिरता ही रहता है, बढ़ता नहीं कभी। आई ना बात समझ में? यदि ओजोन गैस यहाँ पे नहीं होती तो टेम्परेचर गिरता ही रहता, कोई बढ़ने का बीच में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सिर्फ ओजोन गैस के कारण से कुछ ऊंचाई में यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, उसको हमने फिर अलग लेयर नाम दे दिया। क्लियर कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर है। और उसके बाद टेम्परेचर फिर से डिक्लाइन करता है और -100 तक चला जाता है। तो इस तरीके से मेसोस्फीयर में ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पर भी कभी कभार कोई बादल बन जाते हैं, उसको एक नाम दिया गया नॉक्टिलूसेंट क्लाउड कहते हैं। यहाँ पर कभी कभार बादल बन जाते हैं, उसको नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स कहते हैं। बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केसेस में थोड़ा बहुत वाटर वेपर पहुँच गया, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, थोड़ा सा पहुँच गया तो बादल बन ही जाएंगे। नॉक्टिलूसेंट, हिंदी में भी इसका कोई नया नाम नहीं, नॉक्टिलूसेंट बादल। ये 2 नाम याद रखें। नेक्रेसस का संबंध हो गया स्ट्रेटोस्फियर से, नॉक्टिलूसेंट का संबंध हो गया मेसोस्फियर से ना। आने वाले समय में पेपर इजी नहीं होंगे आपके, टफ बनते जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज की डेट में बढ़ते जा रही है। पहले हम जो पेपर बनाने वाला था वो भी बुक्स
जितनी अवेलेबल थी मार्केट में उसी को पढ़ के उनके दिमाग में जितना इन्फॉर्मेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाता था। अब हमारे पास एआई है, तो एआई के कारण से कई सारी नई नई इन्फॉर्मेशंस जो बुक्स में जनरली कई जगह नहीं मिलती थी वो मिल रही है। आ रही ना बस समझ में। तो आने वाले समय में पेपर इजी नहीं होगा, बुक्स से ही कवर नहीं होगा। यदि बुक्स अपडेटेड नहीं है तो आपके कहीं ना कहीं आगे जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा आगे के लिए तैयार रहना है और उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं। मैं भी आज की डेट में नया कुछ दिखता है तुरंत एआई से निकाल के देखता हूँ उसको, ठीक है। ये तो बुक्स में ही पढ़ा हुआ है, इसके अलावा कुछ और मिलता है उसको भी जोड़ लेता हूँ। तो ये 3 पॉइंट याद रखने के इसके बारे में, मेसोस्फीयर के बारे में, ठीक है। और बाकी फिर कल देखेंगे तापमंडल लास्ट में। तो समताप मंडल का महत्व पूछेगा तो क्या बताओगे? समताप मंडल का महत्व हमारे लिए क्यों है? ओजोन गैस के कारण से है ना। ओजोन गैस नहीं होती तो यूवी रेस हमारे नीचे तक आ जाती और यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि हम लोग यहाँ पे फिर नहीं रह पाते। तो इस तरीके से हमारे लिए फिर से प्रोटेक्शन शील्ड के रूप में क्या करता है ओजोन गैस, सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है ओजोन गैस भी जो है। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है। तो आज के लिए इस क्लास के लिए इतना है और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे तापमंडल के बारे में और उसके बाद संगठन देखेंगे, कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी और चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो धीरे धीरे